अगर आप अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए 660 सीसी स्मॉल हैचबैक ख़रीदने का सोच रहे हैं तो 1 मिनट के लिए ये वीडियो पूरी देख लें, क्योंकि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका माइंड सिर्फ़ और सिर्फ इसी गाड़ी का बनेगा। क्योंकि इस गाड़ी में जो फीचर्स आपको दिए गए हैं और जो चीज़ें ये गाड़ी ऑफ़र करती है, मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी को देखने के बाद आप किसी भी दूसरी 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी को कंसिडर करेंगे, या जापानीज़ गाड़ी को छोड़कर आप जो पाकिस्तान में 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी आपको मिल रही है सुजुकी ऑल्टो, उसके बारे में सोचेंगे भी। यस, थोड़ी सी प्राइस इसकी बाकी गाड़ियों से ज़्यादा होती है, लेकिन उस ज़्यादा प्राइस के बदले में जो फीचर्स आपको दिए जाते हैं ये वो सारे फीचर्स हैं जो कि नॉर्मली आपको 2 से ढाई करोड़ रुपए वाली गाड़ी ऑफर करती है, जो कि इस गाड़ी में भी आपको दिए जाते हैं। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और आज की वीडियो में इस गाड़ी का मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी बात ये कि इसको टेस्ट राइड करने के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं और क्यों ये गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए। अगर आप कार लवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक और चीज़ कि अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें तो ये गाड़ी सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है, और न सिर्फ ये गाड़ी बल्कि 660 सीसी इंजन वाली गाड़ियों की रेंज में काफ़ी सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं। जैसा कि अगर आपको सुजुकी ऑल्टो चाहिए नई वाली 660 सीसी जापानीज़, वो भी अवेलेबल है, उसमें डिफरेंट वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे। फिर ये गाड़ी अगर आपको चाहिए तो इसमें भी आपको ये वाली और डिफरेंट वेरिएशंस मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ आजकल जो गाड़ी बहुत ज़्यादा चल रही है वो है मित्सुबिशी ई-वैगन, तो उसमें भी आपको मिल सकती है। और अगर इस कैटेगरी में आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी परचेज करनी है जापानीज़ में, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। इस गाड़ी की अगर प्राइस की बात करें तो ये 2022 का मॉडल है, 2025 की बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है। होंडा एन-वैगन एल पैकेज है होंडा सेंसिंग के फीचर के साथ, और इसकी आस्किंग प्राइस 40,50,000 रुपये है। अब प्राइस सुनकर आप सोचेंगे कि यार इतनी महंगी 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी कैसे हो सकती है। यस, अगर आप इस गाड़ी की वैसे मार्केट में प्राइस देखें, इसके ग्रेड के हिसाब से, इसके जो फीचर्स हैं और जो ये वेरिएंट है उस हिसाब से अगर आप मार्केट में प्राइस देखें, इसके साथ की गाड़ी इस वक्त 42 लाख से 44 लाख रुपए के दरमियान में है। तो अगर आप प्राइस को देखें तो ये गाड़ी उस हिसाब से आपको मार्केट से 2 से 3 लाख रुपए सस्ती प्राइस पे मिल रही है। उसका रीज़न सबसे मेन ये है कि ये गाड़ी 4.5 ग्रेड की व्हीकल है, जिसके साथ वेरीफाइबल ऑक्शन शीट भी मौजूद है। तो इसकी पूरी हिस्ट्री, ये किस हालत में जापान से निकली थी, यहाँ आने के बाद किस हालत में थी, वो सारी चीज़ें आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है। फिर अगर गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स की बात करें तो आपको दिखने में लग रही होगी ये गाड़ी एक बड़ी ही क्यूट सी व्हीकल है, खूबसूरत सी लुक्स के साथ, ऐसा है। लेकिन ये गाड़ी ऐसे फीचर्स आपको ऑफर करती है जो कि इससे पहले आपने 660 सीसी इंजन वाली किसी गाड़ी में भी नहीं देखे होंगे, और आगे चलकर मैं आपको वो सारे फीचर्स डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा। एक्सटीरियर लुक की तरफ आने से पहले मैं आपको इस गाड़ी के माइलेज भी बता देता हूँ। ये गाड़ी 39,000 किलोमीटर ड्रिवन है और 4.5 ग्रेड की वेरीफाइबल ऑक्शन शीट के साथ है, तो आप वो सारी चीज़ें इसकी वेरीफाई कर सकते हैं। फिर अगर हेडलाइट्स की बात करते चलें तो अब आपको देखने में तो इस गाड़ी की हेडलाइट्स सिंपल क्रिस्टल वाली लाइट्स नज़र आ रही होंगी जिसमें हैलोजन बल्ब्स दिए जाते हैं, लेकिन इस गाड़ी की हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं और साथ ही इसकी आप बीम को ऊपर और नीचे एडजस्ट भी कर सकते हैं। कैबिन के अंदर आपको एक बटन दिया गया है जिसकी मदद से आप इसकी बीम को ऊपर और नीचे कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली। फिर उसके साथ साथ फ्रंट पर होंडा के बैच के साथ इस गाड़ी की ओवरऑल फ्रंट लुक काफ़ी फ्लैट है। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये कि ये गाड़ी आपको रेडार वगैरह के फीचर्स भी ऑफर करती है, जो कि नॉर्मली जापानीज़ गाड़ियों में आपको दिए ही जाते हैं। लेकिन इनके साथ साथ ये गाड़ी होंडा सेंसिंग भी ऑफर करती है, जिसमें आपको लेन सेंट्रल कीपिंग या लेन कीप असिस्ट और लेन डिपार्चर वार्निंग का ऑप्शन भी मिलता है। तो इस तरह के सारे बेसिक फीचर्स ये गाड़ी ऑफर करती है। फिर साथ ही साथ अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इस गाड़ी में आपको ऐसे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको थोड़ा सा हैरान करेंगे और सरप्राइज़ देंगे। उनमें से एक फीचर इस गाड़ी का फ्यूलेड ओपनर भी है। नॉर्मली 660 सीसी इंजन वाली या इस कैटेगरी में आने वाली जितनी भी गाड़ियां होती हैं उनके डैशबोर्ड में एक बटन होता है या लैच होता है जिसको आप पुल करते हैं तो फ्यूलेड ओपनर खुल जाता है, यहाँ से ये ढक्कन इसका खुल जाता है। लेकिन इस गाड़ी में अंदर कोई भी लैच, किसी किस्म का कोई बटन नहीं है। इस गाड़ी के फ्यूल डोर को ओपन करने के लिए आपने सिर्फ गाड़ी को अनलॉक करना है और यहाँ से इसको पुश करना है तो ये ओपन हो जाएगा। अब इसको क्लोज़ कैसे करेंगे, इसको पुश करें, ये वापस क्लोज हो गया, और जैसे ही गाड़ी को आप लॉक करेंगे तो ये भी लॉक होगा। अब ये ओपन नहीं हो रहा। अब ये वो वाला फीचर है जो कि होंडा की सेडान्स में या बड़ी इंपोर्टेड गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है। लेकिन इंपोर्टेड गाड़ियों में भी ज़्यादातर जो गाड़ियां आती हैं वो उसका लैच आपको गाड़ियों के अंदर ही या बटन अंदर दिया जाता है, लेकिन इस गाड़ी में आपको ये भी स्मार्ट फीचर मिलता है जो कि अमेजिंग चीज़ है। 660 सीसी गाड़ियों में आप ये वाला फीचर नहीं देखेंगे। फिर उसके साथ साथ क्योंकि ये स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आती है, इसके ऊपर की जो है आपको स्मार्ट एंट्री वाली मिलती है, तो यहाँ पर हमारे पास ये स्मार्ट एंट्री के बटन का ऑप्शन मौजूद है। रेन वॉइजर्स इस गाड़ी में पहले से लगे हुए आते हैं, और साथ ही साथ इस गाड़ी के मिरर्स जो हैं ये रिट्रैक्टेबल होते हैं और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं। रिम्स की बात कर ली जाए तो रिम्स इसमें सिंपल साइज़ के 14 साइज़ के आते हैं जो कि स्टील रिम्स होते हैं। ज़्यादातर जापानीज़ गाड़ियों में स्टील रिम्स ही दिए जाते हैं। ऊपर उनके व्हील कैप्स आती हैं। बहुत कम गाड़ियों में अलॉय रिम्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि टर्बो इंजन के साथ
डिफरेंट किस्म की व्हीकल्स होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो गाड़ियाँ आती हैं वो सिंपल स्टील रिम्स के साथ ही आती हैं, क्योंकि इन गाड़ियों का जो बेसिक मकसद होता है वो फ्यूल एफिशिएंसी होता है, और इसीलिए इनको ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए इनमें स्टील रिम्स का यूज़ किया जाता है। अगर आप इस गाड़ी को रियर साइड से देखेंगे तो इसकी रियर लुक आपको वैन की तरह से नज़र आती है। ऑब्वियसली ये टॉल बॉय टाइप की व्हीकल है, तो बैक साइड से ये फ्लैट लुक्स के साथ आती हैं। हमारे पास वर्टिकल टेल लैंप्स आ जाते हैं, और इस गाड़ी की जो टेल लैंप्स हैं ये एलईडीज़ में आपको दिए जाते हैं। जैसा कि अगर आप गाड़ी की डिम लाइट ऑन करेंगे तो ये इस तरह से ऑन होती है। अभी लाइट इसकी ऑफ हो गई है क्योंकि गाड़ी लॉक हुई है, जिसके साथ इसकी ऑटोमेटिक लाइट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाती हैं। बहरहाल अगर इसकी डिम लाइट्स आप ऑन करेंगे तो ये पूरा सर्कल जो है ये ग्लो करेगा एलईडीज़ में, और जब आप इसकी ब्रेक प्रेस करेंगे तो उसमें ये वाली 3 लाइट्स ऑन होती हैं, और इसकी ब्रेक के लिए भी आपको एलईडी लाइट दी जाती है, और यहाँ पर हमारे पास हाई माउंटेड बार लाइट भी आपको मिलती है। फिर साथ ही इसके इंडिकेटर के लिए यहाँ पर आपको लाइट्स दी जाती हैं, और ये इसकी रिवर्स लैंप होता है। अच्छा, मेन चीज़ ये कि ये गाड़ी रियर साइड पर आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। इसका टेल गेट जो है इसको ओपन करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल बटन दिया जाता है, जिसको आप प्रेस करते हुए इसको इस तरीके से ओपन करेंगे। और अगर इसकी बूट स्पेस की मैं बात करूं तो यार यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अगर अभी आप देखें तो इस गाड़ी की बूट स्पेस बहुत ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएगी, और आपको लगेगा कि यार ठीक है, डिसेंट सी बूट स्पेस है। नॉर्मली 660 सीसी इंजन वाली गाड़ियों में इतनी ही बूट स्पेस होती है, लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट है। वो ये कि यहाँ नीचे आपको एक स्ट्रैप मिलता है। इस स्ट्रैप को जैसे ही आप पुल करेंगे तो आप इसके पूरे के पूरे बेंच को आगे मूव कर सकते हैं। अब अगर आपको बूट स्पेस की ज़रूरत है तो आप इसके बेंच को पूरा आगे मूव करें, और तकरीबन 1 फुट से ज़्यादा ये आगे मूव होता है। ये बहुत बड़ी स्पेस होती है, ख़ासतौर पर इस तरह की छोटी गाड़ी के लिए। तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा, यानी कि जितनी पहले स्पेस थी उससे डबल स्पेस यहाँ पर मौजूद है, और बूट सेपरेटर ट्रे भी हमारे पास मौजूद है। तो नीचे भी आप कोई सामान स्टोर कर सकते हैं, और इसके ऊपर भी आप सामान स्टोर कर सकते हैं, और ये अच्छा खासा मजबूत है। मतलब इसके ऊपर अगर आप ठीक ठाक वेट भी डालते हैं तो आप देखें कि ये ठीक ठाक एक सॉलिड किस्म की ट्रे है जो कि अच्छा खासा वेट होल्ड कर सकती है। बहरहाल अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बूट स्पेस नहीं है और आपने पैसेंजर्स की लेग स्पेस को ज़्यादा करना है, तो आप इस टैब को पुल करें और इसको पीछे की तरफ मूव कर लें। फिर एक और इससे भी मज़े की चीज़ ये है कि इस गाड़ी की ये जो बैक सीट्स हैं ये ना सिर्फ आगे पीछे मूव होती हैं, बल्कि इनका इंक्लाइनिंग एंगल भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। वो मैं आपको अभी अंदर चल कर दिखाता हूँ। नॉर्मली जो 660 सीसी इंजन वाली गाड़ियाँ होती हैं उनकी जो बैक, ये सीट का बैक वाला पोर्शन होता है, ये तकरीबन इतनी ही हाइट पर होता है। तो आपको हर वक्त इसी पोजीशन में सफ़र करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस गाड़ी में बैठे हुए हैं तो आपके लिए एक कम्युनिटी और भी है। वो ये कि आप, ये ऊपर लैच है, इसको अगर पुल करेंगे तो इसकी सीट की इंक्लाइन एंगल को आप एडजस्ट कर सकते हैं, और ये जो एडजस्टमेंट है ये ठीक ठाक एंगल इसका नीचे तक जाता है। मैं आपको बताता हूँ कितना होता है। इस सीट को अगर आप गौर करें तो ये पहला स्टेप है, नीचे हो गई। ये दूसरा स्टेप है, यहाँ पर आ गई, और ये तीसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में तो ये सीट बिल्कुल सोफ़े की तरह से बिहेव करती है, मतलब इतनी ज़्यादा नीचे हो जाती है। तीसरे स्टेप में जब आप इसको पीछे ले जाते हैं तो ये सीट कम और सोफ़ा ज़्यादा लगती है। अच्छा, अभी मैंने आपको दिखाया था कि अगर आप डिग्गी वाली साइड से सीट को आगे पीछे मूव करना चाहें तो वहाँ पर आपको एक स्ट्रैप दी गई है, जिसको आप पुल करेंगे तो वो अनलॉक हो जाता है, इसका बेंच का आगे पीछे करने वाला मैकेनिज़्म। सेम वही मैकेनिज़्म आपको कैबिन में भी मिलता है, क्योंकि बाज़ औक़ात पैसेंजर अगर बैठे हैं और उनको लेग स्पेस ज़्यादा करनी है तो फिर वो कैसे करेंगे? वो उतर कर पीछे से टैब को तो पुल नहीं कर सकते कि वो उसको खींचेंगे उतर कर। तो यहाँ भी उसका मैकेनिज़्म आपको दिया हुआ है, और उसके लिए सीट के यहाँ सेंटर में आपको एक लीवर दिया गया है लैच टाइप का। इसको आप जैसे ही पुल करेंगे तो अब आपकी सीट ये देखें, मतलब नॉर्मली अगर आपने बूट स्पेस ज़्यादा की हुई है तो उसके बावजूद लेग स्पेस इतनी है कि मेरे नीज़ अगली सीट को टच नहीं हो रही। यहाँ पर 2 से 3 इंच का अभी भी गैप मौजूद है। लेकिन अगर आप इसको पीछे कर लें तो ये देखें आप, और इतनी स्पेस एग्जैक्टली आपको टोयोटा लैंड क्रूज़र में मिलती है। अगर आपने लंबा सफ़र करना है, लेट्स से आप कराची से हुंजा जा रहे हैं और आप इस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो यकीन करें कि आप हुंजा पहुंचने के बाद भी बिल्कुल फ्रेश होंगे और आपको थकावट नाम की कोई चीज़ फील नहीं होगी। इस तरीके से इस गाड़ी को डिज़ाइन किया हुआ है। बाकी ये जो सीट है इसकी, अगर आप ये कुशनिंग देखें तो ये ठीक ठाक थिक है, और ये देखें आप इसको ज़रा चेक करें तो मतलब आप यहाँ पर बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे, और ऑब्वियसली ये ब्रीदेबल सीट्स हैं तो स्वेटिंग वगैरह का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और गाड़ी का एसी इतना एफिशिएंट है कि अगर आप गर्म वेदर में भी यहाँ पर लंबे सफ़र पर बैठे हुए हैं तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, और आपका सफ़र जो है उसमें आपको सफोकेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। एक और बड़े मज़े की चीज़ है कि जब आप नॉर्मली लंबे सफ़र पर होते हैं तो 2 चीज़ें आपके पास मस्ट होती हैं, एक आपका वॉलेट, दूसरा आपका फ़ोन। अब गाड़ी में जब आप सफ़र में होते हैं तो नॉर्मली आप जब कपड़ों में या जीन्स में बैठे होते हैं तो जीन्स में तो आपने फ़ोन को पॉकेट में डालना होगा, वॉलेट को इस पॉकेट में डालना होगा, तो यार ये बड़ी अनकंफर्टेबल सी
पोजीशन होती है। लंबे सफ़र पर ये चीज़ें आपको अगर जीन्स में आपने डाली हुई हैं तो बहुत तंग करती हैं। दूसरा सोल्यूशन ये होता है कि आप ऐसे छोड़ दें गाड़ी में और वो हाई स्पीड पर जब गाड़ी चलती है तो यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहेंगे। लेकिन इसके लिए इस गाड़ी में एक प्रॉपर और प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया हुआ है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये सीट्स की बैक साइड देखें तो यहाँ पर आपको 2 पॉकेट्स मिलते हैं। एक इस तरफ है, छोटा पॉकेट है, और एक इस तरफ है, ये बड़ा पॉकेट है। और सेम इसी तरह के पॉकेट्स यहाँ भी आपको मिलते हैं। छोटा पॉकेट जो है ये आप अपना वॉलेट रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखें जी, यहाँ पर वॉलेट आ गया। बड़ा पॉकेट आप अपना फ़ोन रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, और ये एग्जैक्ट आपके मुंह के सामने ही होगा आपका फ़ोन, कहीं गुम भी नहीं होगा, इधर उधर घूमेगा भी नहीं, सेफ़ सिक्योर परफेक्ट प्लेस में आपका रहेगा। और इसी तरह से यहाँ भी आपको सेम वही पॉकेट्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपका वॉलेट आ जाएगा और यहाँ पर आपका ये मोबाइल फ़ोन आ जाएगा। फिर नीचे वाला हमारे पास एक और पॉकेट भी मौजूद है। यहाँ पर आपने अगर कोई बड़ी चीज़ रखनी है, मैगज़ीन वगैरह कुछ भी रखना है, तो वो भी आप रख सकते हैं। अगर आप इस गाड़ी का फ्लोर देखें तो ये बिल्कुल फ्लैट फ्लोर के साथ आती है। तो अगर 3 बंदे भी इसकी रियर साइड पर बैठना चाहते हैं तो बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हम्प नाम की चीज़ है ही नहीं। तो आराम से आप इसमें 3 बंदे भी बैठ सकते हैं। अब हम आते हैं गाड़ी की फ्रंट साइड पर, और असल जो फीचर्स देखने का मज़ा आपको आएगा वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अमेजिंग फीचर्स हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो 660 सीसी इंजन वाली गाड़ियाँ होती हैं उनका स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल बेसिक होता है, बिल्कुल सिंपल सा होता है। लेकिन इस केस में जब आप इस गाड़ी का स्टीयरिंग देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास, पहले तो ये आप चेक करें ज़रा, ये देखें जी, टिल्ट भी है, टेलीस्कोपिक भी है, तो अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट करेंगे। फिर इस तरफ अगर आप देखेंगे, ये फीचर बहुत कम गाड़ियों में आपको मिलता है। इस गाड़ी में आपको न सिर्फ क्रूज़ कंट्रोल दिया हुआ है बल्कि ये एडॉप्टिव है। इसमें ऑटो ब्रेकिंग का फीचर भी मौजूद है। यहाँ से आप इसकी स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। लेन कीप असिस्ट भी मौजूद है, और यहाँ से ये तो बाकी इसके कंट्रोल्स हैं ट्रिप वगैरह के, लेकिन क्रूज़ के कंट्रोल्स यहाँ पर हैं। फिर उसके अलावा अगर आप यहाँ राइट साइड पर देखेंगे तो इसमें यहाँ भी कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं, जिसमें आपके पास एंटी कोलिजन सिस्टम यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेन डिपार्चर वार्निंग है, यहाँ से आप हेडलैम्प्स की एडजस्टमेंट करेंगे, और ट्रैक्शन कंट्रोल और पार्किंग सेंसर्स भी इसमें मौजूद है पुश स्टार्ट के फीचर के साथ। फिर लाइट्स के लिए ऑटोमेटिक का फीचर आपको दिया जाता है। और इसके साथ साथ स्पेस की तो आप बिल्कुल भी बात ना करें, क्योंकि इस गाड़ी में स्पेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही डिसेंट स्पेस आपको मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रंट पर पैसेंजर के तौर पर सफ़र कर रहे हैं और आपने अपना वॉलेट और फ़ोन रखना है, यहाँ रख सकते हैं। वैसे इन चीज़ों के अलावा यहाँ पर एक प्रॉपर पानी की बॉटल भी आ सकती है, इतनी खुली जगह है, और ग्लव बॉक्स तो इसमें ऑलरेडी आपके पास मिलता ही है। फिर ये बड़े मज़े की चीज़ है यार, इसको अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास प्रॉपर ये एक बॉटल होल्डर आपके पास दिया जाता है, जो कि अच्छा है, और ये एक बड़ा ही प्रैक्टिकल किस्म का सोल्यूशन है। मज़ीद यहाँ नीचे आपके पास एक पावर आउटलेट है, लेकिन जो असल फीचर्स हैं इस गाड़ी में दिखाने वाले वो ऊपर आते हैं। ये अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक 660 सीसी की कैटेगरी में बहुत ही थोड़ी गाड़ियों में है। अभी तक जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने जितनी गाड़ियों के रिव्यूज़ किए हैं, मैंने अभी तक सिर्फ 2 गाड़ियों में इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक देखी है, एक इस गाड़ी में और एक डायहाट्सो टाफ्ट में। उसके अलावा अभी तक मैंने किसी गाड़ी में इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक इस कैटेगरी में नहीं देखी। यहाँ पर इकॉन भी है, और साथ ही साथ इसमें पार्किंग ब्रेक में ऑटो होल्ड का फीचर भी आपको मिलता है। अच्छा, ये गाड़ी CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। क्लाइमेट कंट्रोल इसका डिजिटल है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने ऑटो प्रेस कर देना है और ये गाड़ी आउटसाइड टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगी, उसके हिसाब से कैबिन का टेम्परेचर जो है उसे मेंटेन करेगी। ये बड़ा अमेजिंग फीचर है। फिर उसके साथ साथ अगर आप ये देखें तो इसकी ड्राइवर सीट जो है ये हीटेड ऑप्शन के साथ है, तो यहाँ से आप इसकी हीटिंग को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नीचे आपके पास USB पोर्ट्स हैं चार्जिंग के लिए, ये वाली 2 चार्जिंग के लिए यूज़ होंगी, ये वाली डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होगी या कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होगी। उसके साथ साथ नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ भी एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको दिया हुआ है, और यहाँ भी आप अपना छोटा मोटा सामान जो है उसे रख सकते हैं। और ड्राइवर के लिए फ़ोन रखने के लिए ये एक परफेक्ट प्लेस यहाँ पर दी हुई है, और ये स्टीयरिंग व्हील के एग्जैक्ट नीचे है। और यार ये चेक करें आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रेव काउंटर इसमें आपको दिया गया है, स्पीड मीटर यहाँ पर है, और इस डिस्प्ले में आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। बेसिकली ये MI डिस्प्ले है। और एक और चीज़ कि इसमें आपको रोड साइन डिटेक्शन सिस्टम का ऑप्शन भी मिलता है, तो अगर आपको रोड के ऊपर कोई स्पीड लिमिट दी हुई है तो वो स्पीड लिमिट ये डिटेक्ट करके आपको यहाँ स्क्रीन पर ही शो कर देती है। फिर यहाँ पर आपके पास क्लॉक का ऑप्शन है और गियर पोजीशन इंडिकेटर का ऑप्शन यहाँ पर आता है। अच्छा, कैबिन मिरर इसका सिंपल बेसिक वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको रियर पैसेंजर्स की सीट बेल्ट वार्निंग्स मिलती हैं। सनशेड्स की बात कर ली जाए तो दोनों ही साइड्स पर आपको मिरर्स मिलते हैं, ये देख सकते हैं, इधर भी है और इधर भी है।
फिर उसके अलावा ऊपर आपको सिंपल एक बेसिक लाइट दी गई है। सीट्स की अगर बात करें तो जैसे रियर सीट्स इसकी बहुत कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल वैसे ही इसकी फ्रंट सीट्स भी बेहद कंफर्टेबल हैं और बेहद सॉफ्ट हैं। कुशन इनका बहुत ही मज़ेदार है और ये आर्मरेस्ट के ऊपर भी आपको प्रॉपर कुशनिंग दी हुई है, तो आप यहाँ पर रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। यहाँ अगर एंटरटेनमेंट सिस्टम आप देखें तो इसके एंटरटेनमेंट सिस्टम में एक बड़ी कूल चीज़ है। आप इस बटन को प्रेस करें, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगी, आप इसको इजेक्ट पर प्रेस करें तो ये देखें ज़रा, पूरा सिस्टम इसका ओपन हो जाएगा ये, और यहाँ पर आपके पास डिस्क इंसर्ट करने का ऑप्शन आता है और साथ ही पीछे आपके पास कार्ड इंसर्ट करने की जगह यहाँ पर आपको दी गई है। और इसे क्लोज करने के लिए इस बटन को प्रेस करें तो ये इस तरीके से वापस क्लोज हो जाएगा। ओके गाइस, सो टेस्ट ड्राइव इस गाड़ी की हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। तो मैं इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। अब क्योंकि इस गाड़ी में पुश स्टार्ट का ऑप्शन आता है तो आपको बिल्कुल भी चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप स्टार्ट स्टॉप बटन प्रेस करें और गाड़ी आपके लिए चलने को तैयार है। सबसे पहली चीज़ बड़ी ही अमेजिंग किस्म की, अब ये फ़ोन मेरे हाथ में है और नॉर्मली क्या होता है कि आप गाड़ियों में फ़ोन को कहाँ रखते हैं जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, यहाँ ऊपर रख लेते हैं या डैशबोर्ड पर कहीं साइड पर छोड़ देते हैं या डोर पैनल में डाल देते हैं, लेकिन इस गाड़ी में फ़ोन रखने के लिए स्टीयरिंग के बिल्कुल नीचे एक प्रॉपर प्लेस बना हुआ है। तो ड्राइविंग के दौरान आप अपना फ़ोन वहाँ पर प्लेस करेंगे और ये इतनी अच्छी लोकेशन है मतलब फ़ोन के लिए कि आपका मतलब आराम से आप यहाँ पर हाथ डालें और आपके फ़ोन पर आपका एक्सेस हो जाता है। बहुत अमेजिंग चीज़ है। फिर जो सबसे पहली चीज़ इस गाड़ी के अंदर मैंने नोट की है इस गाड़ी को चलाते हुए, वो है इस गाड़ी की कैबिन इंसोलेशन। यार कमाल की कैबिन इंसोलेशन है। ऑलरेडी मैं 660 सीसी पाकिस्तानी सुजुकी ऑल्टो चला रहा हूँ, लेकिन अगर मैं उस गाड़ी को इसके साथ कंपेयर करूँ तो इसकी कैबिन इंसोलेशन उससे बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और दूसरी बात यह कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस गाड़ी से कि इसका कैबिन इतना क्वाइट होगा। एक और चीज़, इस वक्त आउटसाइड टेम्परेचर है तकरीबन 36 डिग्री, 36 डिग्री में इस वक्त मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ और आप यकीन माने कि बंदा गाड़ी से बाहर निकले तो पता लगता है फ़ौरन आपको पसीने आना शुरू हो जाते हैं, इतनी शदीद गर्मी है। लेकिन गाड़ी का एसी बेहद एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है, एसी अभी इसका चल रहा है। अमेजिंग चीज़ ये आपको बता मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि या तो हम विंडो के ऊपर वो कर्टन लगा लेते हैं प्राइवेसी वाले, जिसकी वजह से जो धूप है वो ब्लॉक हो जाती है, अंदर नहीं आती। उनका फ़ायदा ये होता है कि एसी ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करता है। अब आप देखें तो इसके जो शीशे हैं इनके ऊपर कोई भी कर्टन या प्राइवेसी के लिए कोई भी चीज़ नहीं लगी हुई, तो उसके बावजूद सूरज की लाइट डायरेक्ट अंदर आ रही है, आपको फील भी हो रही होगी, नज़र भी आ रही होगी कैमरा में, लेकिन उसके बावजूद इस गाड़ी का एसी बेहद एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। एक और बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि ये बात बड़ी मशहूर भी है कि जैपनीज़ गाड़ियाँ जितनी भी होती हैं उनकी सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब अगर उस सॉफ्ट सस्पेंशन की डेफिनेशन आप मुझसे पूछें तो इस गाड़ी की सस्पेंशन में एक बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही मज़े का झोल है, एक झूला मिलता है आपको, जो कि दूसरी गाड़ियों में या पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उनमें आपको नहीं मिलता। ये चीज़ ख़ास तौर पर आपको बड़ी गाड़ियों में, करोलाज में या लग्जरी गाड़ियों में फ़ील होती है। इसमें आपको हल्का सा एक झोल मिलता है जो कि आपको नॉर्मली जो है सेडान्स वगैरह में देखने को मिलता है, और इसकी वजह से ये गाड़ी बिल्कुल भी आपको फ़ील नहीं कराएगी कि आप एक छोटी सी टाइनी सी 660 सीसी इंजन वाली व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई अच्छी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं। ये एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है। रिव्यू में आपने देखा था कि मैंने आपको बताया है कि ये गाड़ी जितने भी फ़ीचर्स ऑफ़र करती है, मतलब मैंने अपनी लाइफ में 660 सीसी इंजन वाली कोई गाड़ी ऐसी नहीं देखी अभी तक जो कि इतने फ़ीचर्स ऑफ़र करती हो जितने ये गाड़ी कर रही है। क्योंकि नॉर्मली जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें बहुत सारे फ़ीचर्स कम होते हैं, लेकिन इस गाड़ी में हर वो चीज़ इंक्लूडेड है जो कि किसी भी करोड़ 1.5 करोड़ रुपए वाली गाड़ी में एसयूवी या सेडान में आपको दी जाती हैं। और ऑब्वियसली अगर आप हाईवे पर जाएंगे तो इसमें आपको प्रॉपर एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, ऑटो ब्रेकिंग के साथ, जिसका डिस्टेंस आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके साथ एक मज़े की चीज़ ये है कि इसमें आपको लेन डिपार्चर वार्निंग का ऑप्शन भी मिलता है। फिर उसके साथ साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आपको लेन कीपिंग का फ़ीचर भी मिलता है, जो कि बड़ी ही अमेजिंग चीज़ है। तो इस तरह के बेशुमार फ़ीचर्स हैं जो कि आप इस गाड़ी में इंजॉय करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जैपनीज़ गाड़ियों में एक कंसर्न ये भी होता है लोगों का कि यार खड्डों में लगती है गाड़ी, नीचे से जंप पर से गुजारते हुए लगती है। तो अब मैं ये जंप से गुजर रहा हूँ और आप देखें कि बड़े ही आराम से ये गाड़ी गुजर गई है और बग़ैर किसी प्रॉब्लम के गुजर गई है। तो ग्राउंड क्लियरेंस का इसमें आपको बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। एक चीज़ होती है जो लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस जिस वजह से कम फील होती है, वो ये है कि इन गाड़ियों की सस्पेंशन थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट होती है कंपैरेटिवली जो पाकिस्तानी वेरिएंट्स आते हैं उनकी निस्बत। तो जिस वजह से अगर पीछे 5 लोग, पूरी गाड़ी में 5 लोग आप बिठाते हैं
तो गाड़ी सॉफ्ट सस्पेंशन होने की वजह से थोड़ी सी ज़्यादा दब जाती है, जिसकी वजह से शायद आपको प्रॉब्लम होता है। लेकिन ओवरऑल 3 से 4 बंदों के साथ ये गाड़ी बड़े ही आराम से किसी भी जंप से गुजर जाती है और आपको बिल्कुल भी किसी किस्म का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। फिर उसके अलावा एक और चीज़ कि अभी जिस सड़क पर मैं चला रहा हूँ यहाँ पर डिफरेंट जगहों पर स्पीड लिमिट रोड साइंस पर दी हुई है। तो यहाँ पर ये गाड़ी ने ख़ुद ही डिटेक्ट कर लिया उस स्पीड लिमिट को। 50 की लिमिट है इस रोड के ऊपर स्पीड लिमिट, तो इसने डिटेक्ट किया है स्पीड लिमिट को और स्क्रीन पर वहाँ पर शो कर दिया है कि भाई यहाँ पर स्पीड लिमिट जो है वो इतनी है, थोड़ा सा एहतियात से चलाएं। हाउ कूल इज़ दैट। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं इन गाड़ियों के अंदर जिनको आप वंस आपने इस गाड़ी को लंबे अरसे के लिए चला लिया तो फिर उसके अलावा आपको सिर्फ जैपनीज़ गाड़ी पर ही मज़ा आएगा, इसके साथ की और किसी गाड़ी पर भी मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, फिर अगर आप इस गाड़ी को हाईवे पर लेकर जाते हैं तो आपके पास प्रॉपर एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन मौजूद है। अगर स्टीयरिंग की बात करें तो गाड़ी की हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। मतलब ऐसा नहीं है कि गाड़ी आपको सस्पेंशन सॉफ्ट होने की वजह से आपको लगता हो कि रोड ग्रिप लूज़ कर रही है। ऑब्वियसली होंडा का प्रोडक्ट है तो रोड ग्रिप का आपको बिल्कुल भी इसमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं आने वाला। अब 660 सीसी गाड़ियों में नॉर्मली पिक नहीं होती। अब मैं इस वक्त जिस रोड पर जा रहा हूँ ये ठीक ठाक चढ़ाई है यहाँ से, और ये गाड़ी बग़ैर किसी हैसल के आराम से इस चढ़ाई को इसकी चढ़ाई के ऊपर से जा रही है। फिर क्योंकि इसमें RPM मीटर भी आता है, रेव काउंटर भी आपको दिया जाता है, जो कि अगेन 660 सीसी इंजन वाली गाड़ियों में आपको नहीं मिलता। तो अगर मैं आपको इसके RPM बताऊं तो ये 2 से 2500 RPM पर इसका इंजन है इस टाइम, और ये गाड़ी आराम से ठीक ठाक स्टीप जो है उसके ऊपर क्लाइम कर रही है। अमेजिंग चीज़ है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं मैं बहुत ही कंफर्टेबल होकर बैठा हूँ, कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल होकर बैठा हूँ। उसके बावजूद भी पिछले पैसेंजर्स की लेग स्पेस जो है वो भी शानदार है। मेरे साथ मेरे एडिटर सैफुल्ला बैठे हुए हैं, अगर आप उनकी लेग स्पेस देखें तो वो भी बहुत ही शानदार है और कंफर्टेबल होकर वो बैठे हुए हैं और बिल्कुल इजी बैठे हुए हैं। ओवरऑल इस गाड़ी का एक्सपीरियंस बहुत कमाल का है। फिर एक और मज़े की चीज़ है, अब क्योंकि ये गाड़ी थोड़ा सा स्मार्ट फीचर्स के साथ आती है तो जब आप इसको थोड़ा सा रशी एरियाज़ में चला रहे होते हैं तो इस गाड़ी में फ्रंट पर, बैक पर रेडार सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं। तो अगर आपके आगे पीछे कोई बंदा आ रहा है, लेट्स से आपका ध्यान कहीं इधर उधर है, आगे कोई बंदा आ रहा है तो ये वार्न करती है, बीप दे के आपको वार्न करती है कि भाई आगे बंदा है, अपनी अटेंशन वापस रोड पर ले आओ। ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है। ऑब्वियसली फ्यूल एवरेज की अगर बात करें तो ये जापानीज़ प्रोडक्ट है और पाकिस्तानी वाली गाड़ी के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो इनकी फ्यूल एवरेज पाकिस्तानी गाड़ी से थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर आती है, क्योंकि एक तो इंजन बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन होता है इन गाड़ियों का, दूसरी बात ये होती है कि ये गाड़ियाँ CVT ट्रांसमिशन के साथ आती हैं जो कि न सिर्फ सुपर स्मूथ होती है बल्कि उसके साथ साथ फ्यूल कंजम्पशन के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होती है। फिर उससे भी मज़े की चीज़ कि इस गाड़ी में पार्किंग ब्रेक भी इलेक्ट्रिक आती है, तो आपको वो लीवर खींचने की या फुट ब्रेक इंगेज करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बटन जस्ट ऐसे प्रेस करें, इसकी पार्किंग ब्रेक डिसंगेज हो जाएगी और गाड़ी चलने के लिए तैयार हो जाएगी। अच्छा, पार्किंग ब्रेक में एक मज़े की चीज़ है, ट्विस्ट ये है कि इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक होने के साथ साथ इसमें ब्रेक होल्ड का फीचर भी आपको दिया गया है, जो कि बहुत सारे केसेस में आपके लिए लाइफ सेविंग होगा। ख़ासतौर पर जब आप उतराई में होते हैं या चढ़ाई में होते हैं तो ये जो ऑटो होल्ड वाला फ़ीचर है, ब्रेक होल्ड वाला, ये लाइफ सेविंग होता है आपके लिए। अच्छा, वैसे तो इस गाड़ी की बहुत सारी मज़े की चीज़ें हैं, सस्पेंशन अमेजिंग है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ओवरऑल इस गाड़ी के जो फीचर्स हैं, जो राइडिंग एक्सपीरियंस है यार, वो अनमैचेबल है। और अगर आपने इस गाड़ी में फ्यूल बचाना है तो यहाँ पर आपके पास इकॉन मोड भी है। इकॉन मोड आप अपनी मर्ज़ी से इंगेज या डिसंगेज कर सकते हैं। ओबियसली गाड़ी की फ्यूल एवरेज तो वैसे अच्छी ही है, लेकिन अगर आपने मज़ीद फ्यूल बचाना है तो ये गाड़ी इकॉन मोड भी ऑफ़र करती है, जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा फ्यूल बचाने में। एक और चीज़ कि इस गाड़ी में क्योंकि डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आता है, एसी तो इसका एफिशिएंट है ही, लेकिन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल होने की वजह से आपको बिल्कुल भी जहमत नहीं करनी पड़ती। वो ट्विस्ट वाले बटन्स नहीं हैं जिनको आपको रोटेट करना होगा और आपको गाड़ी का जो टेम्परेचर है उसको कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। नो, ऐसा सीन नहीं है। जस्ट आप ऑटो प्रेस कर लें और गाड़ी आउटसाइड टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगी, उसके हिसाब से कैबिन का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करेगी। ये एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है। फिर एक चीज़ और बड़ी अमेजिंग है कि इसमें आपको एयर प्योरीफायर का ऑप्शन भी मिलता है। तो ओवरऑल ये एक कंप्लीट पैकेज है। स्पेस की अगर मैं बात करूं तो यार, ड्राइव करते हुए आपको ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत बड़ी गाड़ी चला रहे हैं। ना सिर्फ सस्पेंशन का एक्सपीरियंस ऐसा है बल्कि ओवरऑल गाड़ी खुली भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको लगेगा कि यार आप कोई अमेजिंग किस्म की और बहुत बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि इसका डैशबोर्ड अगर आप देखें तो ये काफ़ी वाइड फील होता है। फिर विंडोज़ काफ़ी बड़ी हैं, फ्रंट पर विंड स्क्रीन इसकी काफ़ी बड़ी है और साथ ही यहाँ आगे क्वार्टर पैनल्स भी आपको दिए हुए हैं। तो एक तो ब्लाइंड स्पॉट इससे काफ़ी कम हो जाते हैं, ड्राइव करते हुए आपकी जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। दूसरी बात ये कि
बड़ी विंडोज़ होने की वजह से गाड़ी का जो इंटीरियर है वो बिल्कुल भी क्लस्ट्रोफोबिक आपको नहीं नज़र आता। आपको लगता है कि आप बहुत खुली गाड़ी चला रहे हैं। और स्पेस के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये एक टॉल बॉय टाइप की व्हीकल है, तो जिसमें आपको हेड स्पेस तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है। तो 6 फुट तक भी आपकी अगर हाइट है, उससे ज़्यादा भी अगर आपकी हाइट है, तब भी आप इस गाड़ी में बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। मुझे जो पर्सनली इस गाड़ी में चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी है वो इसका ये 2 टोन इंटीरियर है। कॉम्बिनेशन इसका काफ़ी मज़ेदार है और ये दिखने में भी बड़ा ही प्यारा लगता है। न सिर्फ इस गाड़ी में लेन कीप असिस्ट आता है, बल्कि साथ ही इसमें लेन डिपार्चर वार्निंग का ऑप्शन भी आता है, जो कि आपको अगर आप हाईवे पर चला रहे हैं इस गाड़ी को और आप लेन चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ आपको वार्न भी करेगी और ये काफ़ी हेल्पफुल भी होती है। फिर उसके साथ साथ अगर आप रात के वक्त इस गाड़ी को चला रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये एडजस्टमेंट स्विच है, जिसमें आप इसकी बीम को ऊपर नीचे कर सकते हैं। नॉर्मली ये फीचर जैपनीज़ गाड़ियों में होता है, लेकिन इसमें एक फ़ीचर एक्स्ट्रा है, वो ये कि इसके हेडलैम्प्स जो हैं ये ऑटोमेटिक हैं। तो आप इसको ऑटो पर रख लें, बाकी गाड़ी डिसाइड करेगी कि लैंप्स को ऑन करना है या ऑफ़ करना है। ये चीज़ इसकी बहुत अमेजिंग है। फिर उसके अलावा स्टीयरिंग का रिस्पांस काफ़ी मज़े का है। ओब्वियसली इसमें इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग भी लाता है। फिर एक और चीज़ इस गाड़ी की बहुत अच्छी है, जो कि नॉर्मली 660 सीसी इंजन वाली गाड़ियों में नहीं होती, वो ये कि इसका स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट हो जाता है। अगर यहाँ से आप लीवर खींचेंगे तो आप देखेंगे कि इसका स्टीयरिंग व्हील टिल्ट भी होता है और टेलीस्कोपिक भी एडजस्टेबल होता है। अब ये फ़ीचर आपको तब हेल्प करता है जब आप बहुत सारे लोग होते हैं लॉन्ग ड्राइव में, वो स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट को अपनी बॉडी के शोल्डर की हाइट के हिसाब से अलाइन करना पसंद करते हैं, या बहुत सारे लोगों की हाइट इस हिसाब से होती है कि अक्सर केसेस में स्टीयरिंग उनके सामने आ जाता है और मीटर पूरा प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा होता। उस केस में स्टीयरिंग एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इस गाड़ी में आपको प्रॉपर ड्यूल स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दी जाती है। आप टिल्ट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी आपको इसमें मिलती है। अब 660 सीसी इंजन वाली गाड़ियों में एडजस्टमेंट तो वैसे नॉर्मली आती ही नहीं है स्टीयरिंग में, लेकिन इसमें टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिकल एडजस्टमेंट भी आपको दी जाती है। बाकी इसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको प्रॉपर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं, वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं। तो ड्राइव करते हुए आप यहाँ से जो है वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं, सोर्स को चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप बड़ी ही आराम से कर सकते हैं। न सिर्फ इस गाड़ी की सस्पेंशन बहुत अच्छी है, बल्कि इस गाड़ी की सीट्स भी अमेजिंग है। जब आप इस गाड़ी को चलाएँगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इन गाड़ियों की सीट्स सिर्फ दिखने में ही कंफर्टेबल नहीं होती, ये एक्चुअल में होती भी कंफर्टेबल हैं। और इनका जो कुशन है, कुशन का जो एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको एक बहुत ही कंफर्टेबल किस्म की राइड मिलती है। एक जो चीज़ 660 सीसी गाड़ी में मैं मिस करता हूँ ख़ासतौर पर पाकिस्तानी ऑल्टो में, वो लंबा स्पोर्ट उसकी बहुत बुरी है। मतलब पैथेटिक किस्म की लंबा स्पोर्ट है। जो सीट का लंबा स्पोर्ट वाला एरिया है वहाँ पर बिल्कुल कुछ है ही नहीं। तो आपको 1 घंटे से ज़्यादा अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपकी कमर टेढ़ी हो जाती है और आपको दर्द होने लगता है। ये बात जो ऑल्टो यूज़र हैं वो सही तरीके से समझेंगे। लेकिन इस गाड़ी की जो लंबा स्पोर्ट है उसको डिज़ाइन भी ऐसे किया हुआ है और वहाँ पर फोम जो कुशन रखा हुआ है वो भी ऐसा है। अभी मुझे चलाकर इसको एहसास हो रहा है कि इसको अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर भी लेकर जाते हैं तो आपको कमर के पीछे एक एक्स्ट्रा कुशन जो नॉर्मली हम लॉन्ग ड्राइव पर रखते हैं छोटी गाड़ियों में, वो रखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी सीट की सपोर्ट ऑलरेडी बहुत अच्छी है। फिर उसके साथ एक और ट्विस्ट भी है यहाँ पर, वो ये कि अगर लंबा सफ़र करते हुए आप थक जाते हैं और आपकी ये कोहनी जो है ये थक जाती है, और यहाँ पर कोई भी नॉर्मली आपने देखा होगा कि लोग आफ्टर मार्केट आर्म रेस्ट वगैरह लेकर लगा लेते हैं, लेकिन इस गाड़ी में यहाँ पर हमारे पास एक आर्म रेस्ट भी मौजूद है। तो अगर आप लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तो इस आर्म रेस्ट को यूज़ करते हुए ड्राइवर और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होकर ड्राइव कर सकता है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। और ये है भी काफ़ी कंफर्टेबल। इसके ऊपर कुशनिंग बड़े मज़े की हुई भी है और इसकी पोजीशन जो है ये ऐसी है, इसकी लेंथ विड्थ इतनी है कि आप आराम से इसके ऊपर अपनी पूरी आर्म रख सकते हैं और ये काफ़ी कंफर्टेबल भी है। और अगर मैं इस गाड़ी के मल्टीमीडिया की बात करूँ तो इस गाड़ी में प्रॉपर गैदर्स का साउंड सिस्टम, ऑडियो सिस्टम आता है, जो कि इंटीग्रेटेड है इसके कैमराज़ के साथ। कैमरा इसके बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, प्रॉपर वाइड एंगल कैमरास आपको इसमें मिलते हैं डायनामिक गाइडलाइंस के साथ। तो जब आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे होंगे, जिस भी साइड आप इसको टर्न करने की कोशिश करेंगे, वो गाइडलाइंस आपको प्रॉपर बताएंगी कि गाड़ी एग्जैक्टली यहाँ पर आकर पार्क होगी। और कैमरा इसके प्रॉपर हाई डेफिनेशन वाले HD क्वालिटी में है, तो आपको यूज़ करते हुए उनको मज़ा आएगा और आप उसको एंजॉय भी करेंगे। एक चीज़ और, पाकिस्तान में हम लोग सेफ़्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखते, लेकिन इस गाड़ी में आपको रखना पड़ेगा। उसकी वजह कि वार्निंग्स वगैरह तो आपको आ ही रही होंगी सीट बेल्ट्स की। अब नॉर्मली क्या होता है कि सिर्फ ड्राइवर की सीट बेल्ट की वार्निंग आ रही होती है, लेकिन इस गाड़ी में ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर दोनों की सीट बेल्ट की वार्निंग आती है। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी में जो पिछले पैसेंजर्स हैं उनकी भी सीट बेल्ट की वार्निंग ऊपर आ रही होती है। तो ये एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है। अगर आपने सीट बेल्ट इंगेज नहीं की हुई तो ये गाड़ी आपको वार्न करेगी और आपको बताएगी कि भाई आपको सीट बेल्ट जो है उसे इंगेज कर लेना चाहिए। अब मैंने अपने साथ, गर्मियों का मौसम है तो पानी की बोतल साथ रखी हुई है।
और नॉर्मली क्या होता है कि गाड़ियों में जो कप होल्डर्स दिए हुए होते हैं उनमें पानी की बोतल अगर आप रखते हैं या तो वो उनके अंदर फिट नहीं आती, या अगर फिट आ भी जाती है तो वो इतनी लूज़ होती है कि अगर आप कोई भी टर्न हाई स्पीड पर लेने की कोशिश करते हैं तो वो बोतल उस कप होल्डर में से निकल कर बाहर गिर जाती है। इस गाड़ी में उसका एक बड़ा ही प्रैक्टिकल किस्म का सोल्यूशन है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप पानी की बोतल रखते हैं तो ये इस तरीके से इसमें एडजस्ट होती है कि ये गिरेगी बिल्कुल भी नहीं। मतलब एक प्रॉपर और प्रैक्टिकल किस्म का कप होल्डर इसमें आपको दिया हुआ है और इसकी लोकेशन भी काफ़ी मज़ेदार जगह पर है। फिर उसके साथ साथ ड्राइवर साइड पर आपको अलग से कप होल्डर मिलता है, तो ड्राइवर अगर अपनी साइड पर पानी की बोतल रखना चाहे तो वो भी ये कर सकता है। बाकी स्पेस इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आपको मल्टीपल स्टोरेज स्पेस मिलती है। यहाँ फ्रंट पर काफ़ी ज़्यादा जगह है, आप वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। फ़ोन रखने के लिए डेडिकेटेड यहाँ पर स्टोरेज कंपार्टमेंट है बिल्कुल इस जगह पर, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैपनीज़ गाड़ियाँ जितनी भी आती हैं उनमें सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ीचर्स होते हैं, और ये बात सच भी है। इस गाड़ी में भी बहुत ज़्यादा फ़ीचर्स हैं, और काफ़ी सारे फ़ीचर्स ऐसे होते हैं जो कि ब्रेक्स के साथ मिलकर काम करते हैं, जैसा कि ऑटो ब्रेकिंग, फिर पार्किंग सेंसर्स के साथ भी ब्रेक्स इसकी कंट्रोल होती हैं, और जो इसका रेडार वगैरह होता है उससे भी ब्रेक्स वगैरह कंट्रोल होती हैं। अब जब आप इसको ड्राइव करते हैं तो नॉर्मली आपको लगता होगा कि यार 660 सीसी गाड़ी है, इसकी स्टॉपिंग पावर कितनी ही होगी और कैसे ये गाड़ी रुक सकती है हाई स्पीड पर। लेकिन आप यकीन मानें कि इस गाड़ी की जो स्टॉपिंग पावर है वो इतनी डिसेंट है कि अगर आप हाई स्पीड पर इमरजेंसी ब्रेक करते हैं तो ऑब्वियसली इस गाड़ी में, क्योंकि प्रॉपर ABS सिस्टम मौजूद है, इमरजेंसी ब्रेकिंग का प्रॉपर सिस्टम मौजूद है, तो जिसकी वजह से आपको हाई स्पीड पर अगर खुदा न खास्ता कभी भी इस गाड़ी को रोकना पड़ता है तो ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। उस लिहाज से इसके नंबर्स जो हैं वो 10 आउट ऑफ 10 हैं। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें तो इसका स्टीयरिंग व्हील काफ़ी अपीलिंग है और इसको होल्ड करना काफ़ी आसान है। वैसे इसके मटेरियल जो है वो सिंपल प्लास्टिक में ही डिज़ाइन हुआ हुआ है, लेकिन ये अच्छा मटेरियल है, मतलब प्रीमियम फील आपको देता है, और काफ़ी ग्रिपी है। डिज़ाइन इसको इस तरीके से किया हुआ है कि आप इसको होल्ड कर सकते हैं, और ऑब्वियसली इसमें एडजस्टमेंट भी आती है। अच्छा, स्टार्टअप पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि क्योंकि गाड़ी में CVT ट्रांसमिशन आती है तो इसकी जो गेयर्स की शिफ्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, और जो गाड़ी की पिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, और आपको बिल्कुल भी कोई इसमें झटके वगैरह नहीं लगते जैसा कि वो आपको ऑल्टो में AGS ट्रांसमिशन में लगते हैं। इसमें ऐसा कोई भी सीन नहीं है, और ओवरऑल गाड़ी की जो पिक है, इसकी एक्सेलरेशन है वो बेहद स्मूथ है, और आपको मज़ा आता है इस गाड़ी को एक्सेलरेट करके।